नमस्कार मित्रों, आप हैं शिक्षा मंथन में पवन दुबे के साथ। आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाल विकास के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि ये हम जानते हैं चाइल्डहुड के नाम से या बाल्यावस्था के नाम से। मित्रों, बाल्यावस्था एक ऐसा काल है जो कि मानव जीवन के विकास की दूसरी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, या ये हम कह सकते हैं कि जब बालक शैशवावस्था से आगे की तरफ बढ़ता है तब वह बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। और बाल्यावस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है यह अवस्था। और इस अवस्था में हम देखते हैं कि बालक, क्योंकि उस अपने आसपास की जो भी उसकी वातावरण की चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी वो प्राप्त कर चुका होता है। तो इस काल में वह उन जानकारियों में और थोड़ा सा बेहतर जानना चाहता है और अपने आप को स्थापित करना चाहता है। और हम इसके बाद बात करते हैं इस पर। आइए शुरू करते हैं। तो इस अवस्था के अन्य कुछ नाम हैं जो कि परीक्षाओं में कभी कभी होता ये है कि आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाता है कि बाल्यावस्था का नाम, लेकिन बाल्यावस्था के स्थान पर अन्य कई नामों को भी जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इस अवस्था को अन्य कितने नामों से जाना जाता है या उसको इस अवस्था के नाम से क्यों जाना जाता है, इन सब चीज़ों को आइए हम देखते हैं इस बिंदु पे। तो इसमें आप देख रहे होंगे, पहला नाम है समूह की अवस्था, अगला नाम है प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था, अगला है स्फूर्त की अवस्था, अगला है गंदी अवस्था यानी डर्टी एज, नेक्स्ट उपद्रव की अवस्था यानी कि ट्रेबलसम एज, ये है आपकी ट्रेबलसम एज। और अगली अवस्था आपकी है बालक का निर्माणकारी काल, क्रिएटिव पीरियड ऑफ चिल्ड्रन। इसके बाद है खेल की अवस्था यानी प्ले एज जिसको हम कह सकते हैं। और ये आपकी है एक और अवस्था है मूर्त चिंतन की अवस्था। तो इतने नामों से भी इसको जानते हैं, या इसके अन्य नाम ये हैं बाल्यावस्था के। अब ये इन अवस्थाओं को क्यों नाम दिया गया, थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा कर लें। हम ये देखते हैं कि बालक बाल्यावस्था में जब आता है तो धीरे धीरे वो क्या करता है, वो अपने समकक्ष जो भी उसके होते हैं बालक, उस ग्रुप में वो शामिल होता है। तो उस ग्रुप में जब शामिल होता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसका जो है एक समूह बन जाता है, और उस समूह में उसका खेलना या इस तरह के जो भी अन्य क्रियाकलाप हैं उनसे वो सम्मिलित होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य से इसको हम समूह की अवस्था या गैंग एज के नाम से जानते हैं। और इसमें अगला नाम आपका आता है प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था, या उसको हम एलिमेंट्री स्कूल एज कहते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एज। तो इस एलिमेंट्री स्कूल एज में आप ये देख सकते हैं कि बालक चूँकि होता क्या है कि वो शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जब आता है तो इसी अवस्था में बालक की औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ होता है। यानी कि बालक इसी अवस्था में विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, और उसको कह लीजिए कि स्कूल में एडमिशन वगैरह दिलाया जाता है। तो इस परिप्रेक्ष्य से इसको हम एलिमेंट्री स्कूल एज के नाम से जानते हैं, या प्रारंभिक विद्यालय आयु। अगला इसमें नाम है स्फूर्त की अवस्था। स्फूर्त की अवस्था इसको इस तरह से हम कह सकते हैं, या इस कारण से कह सकते हैं कि इसमें बालक में स्फूर्ति ज़्यादा होती है, वो खेल कूद में ज़्यादा भाग लेता है, या कह लीजिए कि उसके अंदर एक्टिव रहने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, उछल कूद या इस तरह की। तो वो क्या होता है कि हमेशा वो उसके अंदर एक अजीब सी स्फूर्ति का संचार होता है। तो इसलिए इसको हम स्फूर्ति एज भी कह सकते हैं। गंदी अवस्था यानी डर्टी एज किस लिए कहा जाए, इसलिए इसको कह सकते हैं कि इस अवस्था में बालक चूँकि
ज़्यादातर खेल कूद में संलग्न रहता है, तो उसको अपने पहनावे का, अपने शरीर को साफ सुथरा रखने का, इस तरह से उसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, और वो अधिकतर क्या होता है, वो मिट्टी या इस तरह की चीज़ों से सना रहता है। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक गंदी अवस्था या डर्टी एज भी कही जाती है। अगला इसका नाम है उपद्रव की अवस्था या ट्रेवल्सम एज। इसको ट्रेवल्सम एज के भी नाम से हम जान सकते हैं। बालक इस अवस्था में शरारत करता है, बच्चों से लड़ाई झगड़ा करता है, और वो अपने मित्रों से मारपीट भी करता है। तो इसलिए इसको हम ये आपकी ट्रेवल्सम एज भी कह सकते हैं। अगला नाम इसमें है बालक का निर्माणकारी काल, यानी कि बालक का शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था में बालक के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और उसके आने वाले समय के लिए वह अपने आप को तैयार करता है, या उसको हमको तैयार करने की एक कह लीजिए कि मनोविज्ञान की दृष्टि से एक अवस्था महत्वपूर्ण मानी गई है। तो इस परिप्रेक्ष्य में इसको हम ये कह सकते हैं कि बालक का यह निर्माणकारी काल के नाम से भी इसको हम जान सकते हैं। अगला जो नाम है इसमें है खेल की अवस्था या प्ले एज, जिसको हम कह सकते हैं। ये प्ले एज क्या होती है? प्ले एज में हम ये देख रहे हैं कि बालक के इस आयु में ऐसा कोई भी खेल नहीं है जो कि वो न खेल पाता हो, यानी कि हर प्रकार के खेल को खेलने में बच्चे की रुचि होती है। तो इसलिए इसको हम खेल की अवस्था या प्ले एज के भी नाम से जानते हैं। अगला जो नाम इसका है मूर्त चिंतन की अवस्था। ये मूर्त चिंतन क्या है? चिंतन एक तरह से यह कह लीजिए कि हमारे सामने जो वस्तुएं उपस्थित हैं, ठीक है, जो वस्तुएं उपस्थित हैं उसके संबंध में चिंतन करना मूर्त चिंतन के नाम से हम समझ सकते हैं। तो ये मूर्त चिंतन जो होता है वो बाल्यावस्था में होता है, और जो हम अमूर्त चिंतन की बात करते हैं तो अमूर्त चिंतन किशोरावस्था में इसको देख सकते हैं। किसमें? किशोरावस्था में। तो ये इस परिप्रेक्ष्य से हम ये कह सकते हैं कि बाल्यावस्था को मूर्त चिंतन की भी अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम इस पे बात करेंगे कि आप ये देख रहे होंगे कि इसकी जो अवस्था होती है वो अवस्था 6 से लेकर के 12 वर्ष तक सामान्यतया मानी गई है। और ये क्लासिफिकेशन जो है, ये वर्गीकरण कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार किया है, जिसमें कई नाम सम्मिलित हैं। जैसे कॉलेस्निक ने भी अपने अनुसार इसका वर्गीकरण किया है, विभिन्न अवस्थाओं का समय निर्धारण किया है, और आपके सैले महोदय हैं, ये भी अलग इसका समय अवधि निर्धारित किए हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है वो है जोन्स महोदय ने भी वर्गीकरण किया है, और इनका वर्गीकरण सामान्यतया जो है वो सर्वमान्य या कह सकते हैं वो सर्वाधिक मान्य है। तो जोन्स महोदय ने ये 0 से 6 वर्ष माना है शैशवावस्था को, और बाल्यावस्था को 5 वर्ष से 12 वर्ष तक माना है। या इसमें एक और क्लैरिफिकेशन है कि 5 वर्ष की आयु के अंत में अथवा 6 वर्ष की आयु के प्रारंभ से ये अवस्था प्रारंभ होती है। और क्योंकि हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि बालक का विकास एक सतत गति से चलता है, तो वो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। तो सामान्य रूप से इसको हम 5 से 12 भी मान सकते हैं, या अगर सभी मनोवैज्ञानिकों का अगर हम दृष्टिकोण देखते हैं तो वो 6 से 12 भी इसको हम रख सकते हैं। हालांकि आपसे प्रश्न में जब भी आएगा तब ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे कि 5 से 12 और 6 से 12, इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, तो आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कुछ परिभाषाएं हैं जो कि बाल्यावस्था में के संदर्भ में दी गई हैं,
और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार इसको परिभाषित किया है। तो इसमें हम कुछ प्रमुख परिभाषा जो है उसको देखते हैं। पहले आपके मनोवैज्ञानिक हैं हरलॉक महोदय ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि उत्तर बाल्यावस्था यानी कि 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर यौनारंभ होने तक 11 और 12 वर्ष के बीच में होती है, या 11 और 12 वर्षों के बीच में होती है। तो इन्होंने मुख्य रूप से इसको क्या अपनी परिभाषा में कहा कि 6 वर्ष से लेकर के यौनारंभ यानी कि 11-12 वर्ष तक के बीच की जो अवस्था होती है उसको हम बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। यह हरलॉक महोदय का मानना था। अब इसके बाद रॉस मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की आयु है। किसकी आयु है? मिथ्या परिपक्वता, यानी कि परिपक्वता को हम पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं इस अवस्था में, यानी कि मिथ्या परिपक्वता, वास्तविक नहीं है परिपक्वता, ये मिथ्या परिपक्वता की आयु है। तो अगला जो है वो है बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, ये थोड़ा सा लंबी ज़रूर है लेकिन इसको उतनी ही आसान है समझना इस परिभाषा को। इसको हम देखते हैं तो ब्लेयर, जोन्स, सिम्पसन, इन मनोवैज्ञानिकों ने सम्मिलित रूप से इसको परिभाषित करते हुए ये कहा है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। जो अध्यापक के संबंध में कह रहे हैं, जो अध्यापक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा या बालकों की शिक्षा, ये को है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, को शिक्षा देते हैं, उन्हें बालकों का उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं का और उन परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए जो उनके व्यवहार को रूपांतरित कर सकती है। यानी कहने का आशय ये है कि एक अध्यापक के लिए क्या क्या आवश्यक है, इस परिभाषा में ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने इसको इंगित किया है। और कुछ ये इसके जो शब्द हैं इसको पकड़ने की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये परिभाषा हम देख सकते हैं। इसको रूपांतरित करने की आवश्यकता है, मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। अभी आप इसको आगे विशेषताओं में भी देखेंगे। तो इस तरह से ब्लेयर, जोन्स, सिम्पसन ने कहा कि एक अध्यापक को इतनी चीज़ों को जानने की विशेष आवश्यकता होती है बाल्यावस्था की में शिक्षा की व्यवस्था करते समय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ इसकी विशेषताएं हैं जिनके माध्यम से हम ये जानते हैं कि बाल्यावस्था में क्या क्या चीज़ें होती हैं या बाल्यावस्था को हम कैसे इन विशेषताओं को देख सकते हैं। मूल रूप से यदि हम देखते हैं तो इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार करना सीखता है। और ये कह सकते हैं कि जो शैशवावस्था में बालक था तो उस समय उसका व्यवहार क्या उचित है क्या अनुचित है इससे उससे कोई तात्पर्य नहीं होता था, वह अपने तक केंद्रित रहना चाहता था। लेकिन बाल्यावस्था में जैसे ही बालक पहुंचता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि वह व्यवहार को समझने लगता है और किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, कैसी बात की जाए, ये धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी समझ में आने लगता है। तो इस तरह से इसको हम देख सकते हैं कि इस अवस्था में चूँकि बाल्यावस्था में बालक अपनी आदतों, व्यवहार, रुचियों, इच्छाओं आदि के एक कह लीजिए कि निश्चित पैटर्न जो है, जो एक निश्चित उसका मॉडल है, उसके अनुरूप जो है निर्माण कर लेता है, जिसे बाद में हम ये कह सकते हैं कि उसको मॉडिफिकेशन करना या उसका मार्गांतरीकरण करना वो अत्यंत कठिन होता है। तो इसमें बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है। यह ऐसी अवस्था है जिसमें कि एक अध्यापक को, एक अभिभावक को बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक बच्चों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं इसमें कुछ प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें पहली विशेषता हम देखते हैं वो है धीमी गति से विकास या धीमी गति से
निरंतर वृद्धि। हमने ये देखा शैशवावस्था में कि बालक की जो वृद्धि थी वह बहुत तीव्र गति से होती थी। कैसी होती थी? तीव्र गति से होती थी। और जब यहाँ बालक आता है बाल्यावस्था में, तो उसकी जो गति होती है वह कैसी हो जाती है? वो बहुत धीमी हो जाती है। ठीक है, यानी कि वहाँ तीव्र थी और यहाँ बाल्यावस्था में गति धीमी हो जाती है। और इसके साथ साथ ये भी हम देख सकते हैं कि शारीरिक तथा मानसिक विकास में भी उसके क्या होता है? धीरे स्थिरता को भी हम देख सकते हैं। ठीक है, यह स्थिरता जो मानसिक और शारीरिक विकास में होती है बाल्यावस्था के अंतर्गत बालक में, वह मंदता बालक की मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों को धीरे धीरे क्या करती है? वो दृढ़ता प्रदान करने लगती है। धीरे धीरे दृढ़ता जो है प्रदान करती है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये भी देखते हैं कि बालक के अंदर जो चंचलता होती है शैशवावस्था में, चंचलता में भी क्या होता है? कमी आने लगती है। तो ये एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में हमारे सामने आती है कि बालक का जो विकास होता है, जो वृद्धि होती है, वो उसकी गति क्या होती है? वो धीमी हो जाती है। ठीक है, अगली जो विशेषता है इसमें वो है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। अब ये मानसिक योग्यताओं में वृद्धि किस किस संबंध में होगी? जैसे संवेदनशीलता हो गई आपकी, संवेदनशीलता में धीरे धीरे बच्चे में वृद्धि होने लगती है। और प्रत्यक्षीकरण में वृद्धि होती है, प्रत्यक्षीकरण में। अगला इसमें बिंदु हम इसको भी शामिल कर सकते हैं, स्मरण शक्ति और तर्क शक्ति। स्मरण शक्ति और तर्क शक्ति। तर्क शक्ति इसमें भी जो है धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। जैसे बालक शैशवावस्था में केवल ये पूछता था अपने अभिभावक से या उसके पास जो भी व्यक्ति रहता था कि ये क्या है, वहाँ पर क्या प्रश्न होता था। लेकिन यहाँ पर बाल्यावस्था में बच्चा क्या के साथ साथ कैसे का भी प्रश्न पूछता है, यानी ये कैसे संभव है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि बालक की जो मानसिक योग्यताएं हैं उनमें स्मरण शक्ति, धीरे धीरे याद करने की शक्ति या तर्क शक्ति भी जो है वो उसकी वृद्धि होने लगती है। इन सभी में जितने भी अभी हमने एस्पेक्ट्स की चर्चा की, इन सभी में पर्याप्त वृद्धि होती है और बालक अपनी समस्याओं को, जो भी उसके दिन प्रतिदिन में समस्याएं आ रही हैं, उसका समाधान खोजने का वो प्रयास करता है और साथ साथ वातावरण से समायोजन करने में धीरे धीरे सक्षम बनता जाता है। जैसे उसके सामने कोई भी समस्या है तो उसको वो क्या करता है? उसका वो समाधान खोजता है, उसका प्रयास करता है समाधान खोजने का। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि मानसिक योग्यताओं में धीरे धीरे क्या होता है? वो वृद्धि होने लगती है और उस योग्यताओं में धीरे धीरे वो परिपक्वता की तरफ बढ़ने लगता है और अपनी समस्याओं का समाधान वो स्वयं खोजने का प्रयास भी करता है। ठीक है, अगली इसकी विशेषता है वो है जिज्ञासा की प्रबलता। जिज्ञासा की प्रबलता में अभी हमने क्या देखा कि शैशवावस्था में बालक का जो प्रश्न होता है वो क्या के संबंध में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैसे और किस तरह से घटना घटती है इसको भी वो जानने का प्रयास करता है। जैसे बाल्यावस्था में हम उदाहरण स्वरूप लेते हैं कि बच्चा पूछता है कि सूर्योदय के समय कि वो क्या निकल रहा है, तो कोई भी जो गार्जियन होता है बता देता है सूर्य। अब यहाँ पर वो सूर्य केवल जानकर संतुष्ट नहीं होगा, अब वो ये जानने का प्रयास करेगा कि सूर्य क्यों निकलता है, सूर्य कैसे निकलता है, सूर्य निकलता है तो उससे क्या होता है। हाँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि वो अब कैसे का प्रश्न करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं जो अगली विशेषता है वो है आत्मनिर्भरता। ये आत्मनिर्भरता को हम इस परिप्रेक्ष्य में ले सकते हैं कि अभी हमने शैशवावस्था में एक विशेषता देखी थी, वो थी पर निर्भरता।
पर निर्भरता, और यहाँ पर क्या है, आत्मनिर्भरता में धीरे धीरे वृद्धि होती है। यानी कि बालक पहले हर कार्य के लिए अपने गार्जियन पर निर्भर रहता था, अब यहाँ पर क्या है, वो धीरे धीरे स्वावलंबन की उसकी भावना आती है। जैसे स्वयं के कार्य करना, जैसे स्नान करना, वस्त्र पहनना, या इस तरह के जो भी कार्य हैं वो धीरे धीरे अपने आप करने का प्रयास करता है। तो इसकी एक विशेषता के रूप में हम ये भी देख सकते हैं कि आत्मनिर्भरता की जो ये है अवस्था को भी हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। धीरे धीरे बच्चे में सेल्फ डिपेंडेंस आने लगता है। ठीक है, तो इसके बाद इसी अवस्था में हम ये भी महसूस करते हैं कि बच्चा अनावश्यक किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप, यानी कि किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप इसमें वह नहीं चाहता है। यानी धीरे धीरे क्या होती है, उसके अंदर स्वतंत्रता के भी भाव विकसित होते हैं और वह स्वतंत्र रहना पसंद करता है, परंतु बहुत अधिक इसकी मात्रा नहीं होती है, वो धीरे धीरे भावना उत्पन्न होने लगती है। चलिए, अगली विशेषता इसकी है रचनात्मक प्रवृत्ति। रचनात्मक प्रवृत्ति के अंतर्गत ये हम देखते हैं कि बालक धीरे धीरे नई नई चीज़ों का निर्माण करने लगता है, या उसमें वह भाग लेने लगता है। जैसे उसके खेल में भी हम इस रचनात्मकता को देख सकते हैं। जो भी उसका खेल होता है उसमें वह नई नई चीज़ों का प्रयोग करने लगता है, और नए नए कह लीजिए कि जो खेल होते हैं उसमें भी वो शामिल होता है। तो इस प्रवृत्ति को हम रचनात्मक प्रवृत्ति के भी संदर्भ में जान सकते हैं। ठीक है, अगली इसकी जो विशेषता है वो क्या है, वो है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जो भी सामाजिक गुण होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि सहयोग हो गया, और समूह की भावना, समूह भक्ति, ठीक है, भक्ति हो गई, और प्रशंसा एवं निंदा। तो ये सब क्या है, इसमें बच्चा अपने आप को सम्मिलित करता है और धीरे धीरे उस बच्चे में इन सारे गुणों का विकास होने लगता है। बच्चा पारस्परिक सहयोग करता है जब खेलता है अपने सम आयु के बच्चों के साथ, तो एक दूसरे का सहयोग भी करता है, उसको देखा जा सकता है सहयोग करते हुए। तो बालक में सहयोग की भावना का विकास होने लगता है। फिर वह बच्चा जब अपने समूह में खेलता है तो समूह की भावना का विकास होता है और समूह के नियमों को मानता है, वह खेल के नियमों को भी मानते हुए खेलने का प्रयास करता है। अब हम बात करते हैं समूह के प्रति भक्ति की। तो जिस भी समूह में वो सम्मिलित है, जिस समूह में उसको खेल का अवसर मिल रहा है, उस समूह के प्रति उसकी एक निष्ठा होती है और उसके अंतर्गत ही वह कार्य करना चाहता है। आगे हम देखते हैं कि जो उसका व्यवहार है, जो एक बालक का व्यवहार होता है, वह उसका व्यवहार पूरी तरह से प्रशंसा और निंदा पर आधारित होता है। यानी कि बालक ये समझता है कि हम कौन सा कार्य करें जिससे कि ये लोग हमारी क्या करें, प्रशंसा करें, और कौन सा ऐसा कार्य है जिससे कि हम बचें, जिससे कि हमारी लोग निंदा ना करें। तो ऐसी भी स्थिति उसके सामने आती है, जिससे कि उसका सामाजिक विकास धीरे धीरे होने लगता है। या सामूहिक खेलों में भी वह अधिक रुचि लेता है। व्यक्तिगत खेल क्या था, व्यक्तिगत खेल में बच्चा कब रुचि लेता था, शैशवावस्था में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बच्चा रुचि लेता है सामूहिक खेलों में, ठीक है। दोनों में अंतर भी हम करते चल रहे हैं। तो जब हम किसी भी चीज़ को मित्रों कंपैरेटिव स्टडी के माध्यम से समझते हैं तो चीज़ें अधिक समझ में आ जाती हैं। तो चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगली विशेषता आपकी है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व आप जब हम लोग व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे तो उसमें कई तरह के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें एक है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, और एक है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। तो यहाँ पर क्या है,
बालक धीरे धीरे बहिर्मुखी व्यक्तित्व की तरफ आकर्षित होता है। अपने घर से, अपने माता पिता की दुनिया से धीरे धीरे क्या होता है, वो बाहर निकलना प्रारंभ करता है। तो बालक का जो व्यक्तित्व का उसके विकास होता है वो बहिर्मुखता की तरफ उसको प्रवृत्त करता है। तो यह भी एक तरह से इसकी विशेषता के रूप में हमारे सामने आता है। अगली विशेषता जो है वो है संग्रह की प्रवृत्ति। संग्रह की प्रवृत्ति का आशय यह है कि बालक यहाँ पर इस अवस्था में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको वह संग्रह करना चाहता है या संग्रह करते हुए चलता है। जैसे छोटे छोटे जो भी खेल के सामान है या खिलौनों के सामान है, या हम देख सकते हैं जो कांच की गोलियां हैं, गोली हो गई, या टिकट को भी हम देख सकते हैं, बच्चे टिकट का भी कलेक्शन करते हैं, या छोटी छोटी जो भी मशीन के पुर्जे होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उनको भी बच्चा क्या करता है, उनको भी बच्चा कलेक्ट करता है। पत्थर के टुकड़े हो गए, खिलौने हो गए, तो इन सब चीज़ों की क्या होती है कि वो कलेक्शन की एक एज होती है। तो हम ये भी एक विशेषता के रूप में इसको देख सकते हैं। और इस विशेषता को हम थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें तो बच्चों को हम विभिन्न प्रकार की जो ज्ञानवर्धक किताबें हैं या पुस्तकें हैं या जो भी बुक्स है उसका कलेक्शन भी बच्चों को हम करवा सकते हैं। तो आवश्यकता इसमें क्या होगी कि आवश्यकता ये होगी बच्चों की रुचियों में भी हम मार्गांतरीकरण करें, जिससे कि बच्चे जो चीज़ें कलेक्ट करें उनका उनके व्यक्तित्व के विकास में अभूतपूर्व योगदान हो सके। ठीक है, अगली विशेषता हम देखते हैं कि इसके बाद है रुचि का महत्व या रुचि में बदलाव हम कह सकते हैं। हमारे जीवन में रुचि किस तरह से प्रभावी होती है, वह हमारे कार्यों को करने में हमारी मदद करती है। या हम ये देख सकते हैं कि जब बालक में किसी भी कार्य को करने के लिए रुचि उत्पन्न होगी तो वह बालक बेहतर ढंग से कार्य कर सकता है। तो हमने क्या देखा कि रुचि में धीरे धीरे बच्चों के बदलाव होने लगता है। जो बाल्यावस्था में बालक आता है तो उसमें जो भी रुचियों में उसकी परिवर्तन होता है वह धीरे धीरे स्थायी होने लगती हैं। हाँ, और इस स्थायी होने की जब प्रवृत्ति होती है बच्चे में रुचि की, तो उसको हमको सही दिशा देने की आवश्यकता होती है। क्योंकि वातावरण तथा समूह में परिवर्तन के साथ साथ जैसे बच्चे को वातावरण मिलेगा, जैसे आसपास का माहौल होगा, वैसे ही बच्चे की रुचियाँ भी परिवर्तित होती रहती हैं। तो हमने क्या देखा कि बच्चे के जो समूह जिसमें बच्चा खेल रहा है, जिस बच्चों के साथ वह विभिन्न प्रकार का उठना बैठना है या कह लीजिए कि उनके साथ रहता है, उस समूह में सम्मिलित होता है, तो उस समूह की भी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, वह भी जो है बच्चों की रुचियों में परिवर्तन लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम इस चीज़ का ध्यान दें कि यहाँ पर जो रुचियों में परिवर्तन हो जाएगा बच्चे की, उसको आगे चल करके, यानी कि हम भावी जीवन में यदि बच्चों की रुचियों में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वह एक बहुत ही कठिन हो जाता है, यानी कि आसानी से उसका मार्गांतरीकरण हम नहीं कर सकते हैं। तो एक शिक्षक को, एक अभिभावक को ये समझने की आवश्यकता है कि बाल्यावस्था में बच्चों की रुचियों पर ध्यान दिया जाए, और बच्चों की रुचियां जैसे ही वो एक उचित यानी सही दिशा में जा सकती हैं, तो उसको हमको आवश्यकता इस बात की है कि उसको हम मार्गांतरीकरण करें, उसका बच्चों की रुचियों में सही बदलाव हो, सही दिशा में हो। ठीक है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में हमारे सामने आती है। इसके बाद एक और विशेषता है जिसको हम देख सकते हैं कि यौन संबंधी विकास, यौन संबंधी विकास। ठीक है, तो यौन संबंधी विकास में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर बालक के जो यह विकास होता है वह पूरी तरह से प्रसुप्तावस्था में रहता है। इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रसुप्तावस्था। बच्चे का यौन विकास बहुत ही कह लीजिए कि इसमें सुप्त रहता है, वह किसी भी प्रकार से एक्टिव अधिक नहीं रहता है।
तो यह भी एक इसकी प्रमुख विशेषता है। इस तरह से हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि बाल्यावस्था में इस प्रकार की विशेषताएं सम्मिलित होती हैं। बच्चे की शिक्षा का प्रबंध करते समय यदि शिक्षक, अभिभावक इन विशेषताओं को ध्यान में रख करके बच्चे की शिक्षा का प्रबंध करते हैं तो बालक के विकास को एक समुचित दिशा दी जा सकती है। उसको एक कह लीजिए कि उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है और इसका एक विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तो मित्रों, ये आपका था बाल्यावस्था, जिसके संबंध में हमने आज बात की। और इसके पहले के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर लिंक में आप जा कर के देख सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में भी हम इसको कंटिन्यू हम लोग रखेंगे और नए नए टॉपिक पे बातें होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए। नमस्कार।